Okay, bachcha, assalamu alaikum. We are going to start with the last time we have discussed about the plasma membrane. I told you that प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन और एक और नाम बताया था प्लाज्मा लेमा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाई जाती है, लेकिन थोड़ा सा कंपोजिशन में फर्क होता है, लेकिन हाँ दोनों में होती है। एनिमल और सेल और एनिमल सेल प्लांट सेल दोनों में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम प्लाज्मा लेमा भी है। मसल सेल के अंदर कभी कभार इसका नाम ये भी है, क्या, सार्कोलेमा। फिर उसके बाद मैंने आप बच्चों को बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन ये किस चीज की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है बच्चों? कंपोजिशन लिपिड्स और प्रोटीन्स। अब ये लिपिड्स और प्रोटीन का अरेंजमेंट कैसा होता है, तो इस बात को समझाया था दो लोगों ने, आपको याद होगा, सेंगर और निकोलसन। दो साइंटिस्ट का मैंने नाम बताया था, सेंगर और निकोलसन। इन दो लोगों ने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक मॉडल है। एक मॉडल से इसको समझाया था, वो मॉडल कौन सा था बेटा? फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दिया था सेंगर और निकोलसन ने। और इन्होंने ये कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है और इसमें मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज होते हैं। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे होती है। सेंगर और निकोलसन ने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की डबल लेयर होती है। लिपिड की एक ऊपर, ये लिपिड की फैट की लेयर है, एक ऊपर और एक नीचे, और इसमें बीच में कहीं पे क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन के आर पार होते हैं। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो मेम्ब्रेन की सिर्फ एक सरफेस पर होते हैं। अच्छा, कुछ प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के आर पार होते हैं, तो इनके अंदर एक रास्ता, एक चैनल होता है जिसकी मदद से कुछ मॉलिक्यूल एक साइड से दूसरी मेम्ब्रेन के दूसरे पार जा सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था ये सारे मॉलिक्यूल जो है ना बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे स्टैटिक नहीं है, रुके हुए नहीं है, लगातार मोशन में होते हैं। तभी इसलिए इसका नाम क्या है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल ये बताता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड की डबल लेयर होती है और उसमें बीच में क्या होते हैं? प्रोटीन्स इंपीडेंट होते हैं और सारे मॉलिक्यूल्स लगातार मोशन में होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। उसके बाद मेरे बच्चों, यहां पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ फंक्शंस के बारे में मैं आपको बात कर रहा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है शेप प्रोवाइड करना सेल को। एनिमल्स, खास तौर पे एनिमल सेल में मैंने आपसे कहा था कि ये कौन सा सेल है? ये क्या है पहले ये बताओ? अमीबा का फिक्स शेप नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट कहते हैं, जो इसके बारे में कहा जाता है, अमीबा एक प्रोटोप्लाज्म है। अमीबा सेल ही नहीं है, अमीबा प्रोटोप्लाज्म है, क्योंकि अमीबा के पास ट्रू मेम्ब्रेन नहीं होती। तो अमीबा एक प्रोटोप्लाज्म। मैंने आपसे कहा था सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर जितना भी कंटेंट भरा हुआ है, जिसमें न्यूक्लियोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, उसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर, एनिमल सेल में या प्लांट सेल के अंदर जो कंटेंट होता है टोटल, उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ये बताओ, मैंने आपसे कहा था अगर आप ये मेम्ब्रेन को रिमूव कर दें तो क्या होगा? इसके अंदर का जो फ्लूइड है, जो प्रोटोप्लाज्म है, वो बिखर जाएगा, वो स्कैटर हो जाएगा, वो डिस्पर्स हो जाएगा, तो जिसकी वजह से उसका शेप नहीं होगा। तो यहां से हमें एक बात समझ आई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक फंक्शन है क्या? शेप प्रोवाइड करना। दूसरा फंक्शन सुनो, मैंने आपको एक बात बताई थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होती है। कुछ मॉलिक्यूल्स को तो अलाउ करती है, कुछ मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करती है। इधर देखो, अगर आप इधर देखो सब बच्चे, अगर आप बच्चे सैनिटाइजर लेते हैं,
सैनिटाइजर लेते हो या स्प्रिट लेते हो, अपने हाथ पे ऐसे डालते हो तो गायब हो जाती है। लेकिन सॉल्ट, नमक को रगड़ना स्टार्ट करो तो वो गायब नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके चले जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो मेम्ब्रेन के क्रॉस नहीं कर सकते। तो इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है जाने के लिए, क्रॉस करने के लिए, कुछ को नहीं करती। इसलिए इस एतबार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और एक और नाम आप सुनेंगे, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को वो अलाउ करती है। आगे सुने, अब इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक काम है ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट में देखो ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करते हैं। खास तौर पे कौन से मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं बेटा? जब मॉलिक्यूल्स वाटर के मूव करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, क्रॉस करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसके लिए एक टर्म बताया था तुम लोगों को, क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस, द फिनोमेना ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ higher concentration to lower concentration through a semi permeable membrane। semi permeable membrane के अक्रॉस जब वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? मैंने आप बच्चों को ये बताया था, याद करो। ये क्या है? एक बीकर है, इसके बीच में एक पार्टीशन किया मैंने, इसके दो कंपार्टमेंट बनाए, ए और बी। इसमें 1 लीटर प्योर वाटर लिया, इसके अंदर 1 लीटर सॉल्ट सॉल्यूशन लिया। सॉल्यूशन का मतलब बताया था सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जो चीज कम मिकदार में होती है वो सोल्यूट होती है, जो ज्यादा क्वांटिटी में होती है वो सॉल्वेंट। तो यहां पर 1 लीटर में सॉल्ट और वाटर दोनों हैं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ पानी है। तो मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल कहां ज्यादा हुए इन दोनों के कंपैरिजन में? दोनों का वॉल्यूम स्टार्टिंग में 1-1 लीटर है, और ये प्योर वाटर है, ये सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो ये बताओ स्टार्टिंग के अंदर मॉलिक्यूल्स और वाटर कहां ज्यादा होंगे? ए में ज्यादा होंगे। तो जाहिर है ये ए के से मॉलिक्यूल कहां मूव करेंगे? बी। तो जाहिर है बी का लेवल क्या होने लगेगा? राइज करने लगेगा, और ए का लेवल घटने लगेगा। इसी फिनोमेना का नाम क्या है बच्चों? ऑस्मोसिस। मैंने आपको एक बात और समझाई थी कि अगर सपोज करो ये बी का लेवल बढ़ेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे ऊपर से कोई प्रेशर लगा दें, कोई पिस्टन लगा दें, कोई ऊपर से एक दबाव, कोई ऊपर से फोर्स लगा दें, तो ये क्या पानी का लेवल बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, लेवल नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने ये फोर्स लगाई हुई है, ये प्रेशर लगाया हुआ है। जो ऊपर से बाहर से प्रेशर लगाते हैं, इसका नाम क्या होता है बच्चों? क्या कहते हैं इसको? ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से मैंने इसको रोका हुआ है, जिसकी वजह से ये लेवल ऊपर नहीं बढ़ रहा। समझे? इधर देखो बेटा, जोया, इसकी वजह से, प्रेशर की वजह से ये ऊपर राइज नहीं कर रहा। अगर मैं इसको प्रेस करना शुरू करूं तो क्या होगा? ये मॉलिक्यूल्स उल्टा इधर से इधर मूव करने लगेंगे, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक। इसी फिनोमेना का नाम बताया था रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ सिस्टम जो लगे होते हैं, जो पानी आपके घर में आ रहा है, रिवर्स पीने का पानी जो है, जो आप पानी को पीने लायक बनाते हैं, वो रिवर्स ऑस्मोसिस से आता है। मेरे बच्चों को मेरी बात समझ आ रही है? ओके। फिर मैंने एक बात और बताई आपको। सपोज मैंने आपसे एक बात और बताई थी कि सपोज ये भी सॉल्ट सॉल्यूशन है और ये भी सॉल्ट सॉल्यूशन है, लेकिन इसमें सॉल्ट ज्यादा है और इसमें सॉल्ट कम है। इधर देखो बेटा, यहां पे सॉल्ट ज्यादा है, यहां सॉल्ट कम। जहां पर सॉल्ट ज्यादा होगा ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जहां पे सॉल्ट कम होता है उस सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो मतलब लेस, क्या कम? सॉल्ट कम। सॉल्ट कम, हाइपो मतलब सॉल्ट कम। तो सॉल्ट कम तो सॉल्वेंट ज्यादा। हाइपर मतलब ज्यादा, क्या ज्यादा? सॉल्ट ज्यादा, तो जाहिर है सॉल्वेंट कम। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास कोई बीकर है और उसके अंदर आपने पानी मतलब एक सॉल्यूशन लिया, कैसा? यहां पर एक प्लांट सेल को डाला या कोई सेल को डाला और उसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया। हाइपर मतलब सॉल्ट ज्यादा तो सॉल्वेंट कम। तो इसका मतलब बाहर सॉल्वेंट कम है, तो इसलिए सेल का पानी क्या होगा? बाहर आएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बाहर, ऑस्मोसिस बाहर की तरफ होता है तो उसको क्या कहते हैं? एक्सोस्मोसिस। बात समझ आ रही है?
अगर मैंने इधर देखो, अगर मैंने ये वाला सॉल्यूशन लिया होगा, कौन सा सॉल्यूशन? हाइपो। हाइपो मतलब कम, सॉल्ट कम, सॉल्ट कम तो सॉल्ट में ज्यादा। तो इसका मतलब यहां पर पानी आप बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे बेटा? बात समझ आ रही है नहीं? बच्चों को समझ आ रहा है सबको? ये एंडोऑस्मोसिस है। तो बच्चों, और अगर दोनों तरफ सॉल्यूशन बराबर होगा, कंसंट्रेशन बराबर होगा, तो इसके लिए टर्म कौन सा सॉल्यूशन कहलाते हैं? आइसोटोनिक। आइसोटोनिक। समझ आ रही है बात? ओके। अब बच्चों एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, यहां पर मैंने आपसे कहा आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर एक प्लांट सेल को डाला, तो क्या होगा? आपने क्या बताया था अभी? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे, बाहर से पानी अंदर की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एंडोऑस्मोसिस की वजह से ये सेल फूल जाएगा। आपने देखा होगा कभी किशमिश को पानी में डालते हैं तो वो फूल जाती है। तो जब कोई सेल के अंदर, प्लांट सेल को आप पानी में डालेंगे तो वो एंडोऑस्मोसिस की वजह से फूल जाएगा, लेकिन फटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में मेम्ब्रेन के बाहर क्या होती है? सेल वॉल। तो सेल वॉल की वजह से उस प्रेशर को वो झेल पाएगा, बर्दाश्त कर पाएगा सेल। समझ आ गई बात? लेकिन मान लो अगर तुम्हारी इसी तरह आपकी बॉडी का मैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स में डाल दूं तो क्या होगा? हाँ, अब ये एंडोऑस्मोसिस की वजह से जब पानी अंदर जाएगा तो ये सेल फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं है, तो इसकी मेम्ब्रेन के टुकड़े हो जाएंगे। तो इसलिए इसका मतलब ये है यहां पर मेम्ब्रेन का एक काम ऑस्मोसिस में हो गया। समझ आ गई बात? मेम्ब्रेन के अभी तक दो तुम्हें काम बताए हैं। पहला काम शेप, दूसरा ऑस्मोसिस ट्रांसपोर्ट। बच्चों आप ध्यान से सुनो एक और बात, मेम्ब्रेन के कुछ और फंक्शंस भी हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ और फंक्शन भी है बेटा। ये देखना, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको छोटी आंत कहते हैं, हमारी जो आंतें हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। बेटा ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अगर आप इसके सेल्स को जूम इन करके देखो, बड़ा करके देखोगे, तो आपको कुछ इस तरह से सेल्स नजर आएंगे। ध्यान देना, ये लंबे लंबे कॉलम की शेप में सेल्स होते हैं, लेकिन ये जो सेल्स हैं इनकी जो मेम्ब्रेन, देखो ध्यान से, मेम्ब्रेन नजर आ रही है? ये जो तुम्हारी इंटेस्टाइन की मेम्ब्रेन है ना, ये ऐसे फोल्ड हो जाती है, ऐसे। आपकी इंटेस्टाइन के अंदर जो सेल्स है उनकी मेम्ब्रेन जो है इस तरह से फोल्ड होकर किस तरह से कन्वर्ट हो जाती है? ये फिंगर की तरह ये इंस्ट्रक्शंस बन जाते हैं। इनको क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं इसको? विलाय। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को विलाय कहते हैं। ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया। देखो अगर ये फ्लैट होता, मेम्ब्रेन फ्लैट होती और ऐसे है, ऐसा करने से सरफेस एरिया बढ़ गया। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो खाना डाइजेस्ट होने के बाद ज्यादा एक्सटेंट तक एब्जॉर्ब हो पाएगा। जो खाना हमारी बॉडी में हजम होता है, डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो एब्जॉर्ब होने का काम इंटेस्टाइन में इन्हीं इसके थ्रू होता है। तो और विलाय क्या है? मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन है ना, मेम्ब्रेन फोल्ड है, तो इसलिए मेम्ब्रेन का कहीं कहीं पे काम ट्रांसपोर्ट में है, कहीं कहीं खाना एब्जॉर्ब करना भी होता है। जो विलाय है, मेम्ब्रेन के अंदर जो विलाय होती है उनका काम खाना एब्जॉर्ब करना भी होता है। बात समझ आई बच्चों को? बेटा समझ आया? अच्छा इधर देखो, जब मेम्ब्रेन का एक काम और है बेटा, मेम्ब्रेन अपने सराउंडिंग में से, जो कोई सेल है, एनिमल सेल है, वो अपनी सराउंडिंग में से कोई पार्टिकल को, कोई खाने को, फूड को अपनी मेम्ब्रेन क्या करती है? उसको कैप्चर करके अपने अंदर इनटेक करती है। इस इनटेक करने को एक नाम दिया जाता है, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब है एक ऐसा फिनोमेना जिसमें सेल मेम्ब्रेन की मदद से कुछ फूड पार्टिकल, बाहर से कोई चीज अंदर मेम्ब्रेन के मदद से कैप्चर करके सेल के अंदर लाई जाती है। उसको क्या कहते हैं?
एंडोसाइटोसिस। ऐसा ही तुम्हारी बॉडी में कोई काम, तुम्हारी बॉडी में जो ब्लड सेल्स है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स, वो व्हाइट ब्लड सेल्स तुम्हारी बॉडी में घूमते रहते हैं, आपके ब्लड में घूमते रहते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं, और जहां पर भी उनको कोई इंफेक्शन नजर आता है, कोई माइक्रोब नजर आता है, तो उसको कैप्चर करके खा जाते हैं। इसके लिए क्या कहते हैं, एक टर्म इस्तेमाल करते हैं हम, क्या कहते हैं मेरे बच्चों, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें आपकी बॉडी में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, वो इंफेक्शन को कैप्चर कर लेते हैं अपने और खा जाते हैं उनको, फैगोसाइटोसिस। तो ये फैगोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस का फिनोमिना किसके थ्रू हो रहा है? बात समझ आ रही है? मानी बेटा ये एक बात बताएं, ये हार्मोन क्या होता है? हार्मोन से ना क्या होता है बेटा हार्मोन? हार्मोन्स हमारे जिस्म में सिक्रीट होने वाले केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो हमारे बॉडी में कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ये बताइए, एक छोटा बच्चा या बच्ची 2 साल 3 साल, क्या वो रिप्रोड्यूस करने के काबिल है? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऑर्गन्स तो हैं, लेकिन वो अभी मैच्योर नहीं है। जब वो बच्चियां एक पुबर्टी की एज में पहुंच जाते हैं तो उनकी बॉडी में वो हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं, और वो हार्मोन सिक्रीट होने के बाद उनके ऑर्गन मैच्योर हो जाते हैं और वो इस काबिल होते हैं कि वो रिप्रोड्यूस कर सकें। अब होता क्या है, इधर देखो, ये जो हार्मोन है, जो सेक्स हार्मोन्स हमारे हैं बहुत सारे, वो हमारे ब्रेन में एक पार्ट, एक छोटा सा ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो तुम्हारे ब्रेन से निकलता है। हार्मोन छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया ब्लड में, और हमारी बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहां से दूर है, बॉडी में इससे दूर है, तो यहां से लेकर ये बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक जाएगा और फिर वहीं जाकर उन ऑर्गन्स को मैच्योर करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हार्मोन को कैसे पता चलता है कि उसको कहां पर काम करना है। हार्मोन हमारे हार्ट पे भी अफेक्ट कर सकता था, हमारे लिवर पे भी अफेक्ट कर सकता था, हमारी किडनी पर भी असर कर सकता था, लेकिन हमारा वो हार्मोन सेलेक्टेड साइट पर, टारगेट साइट पर ही एक्ट करता है। उसकी वजह होती है मेरे बच्चों कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स, मान लो सपोज करो ये हार्मोन है, ये हार्मोन है, हार्मोन का सपोज ये शेप है, और रिसेप्टर का शेप ऐसा है, ये ए वाला रिसेप्टर है, ये बी वाला रिसेप्टर है, और एक रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे ऐसा है। ये प्रोटीन के रिसेप्टर्स होते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये वाला हार्मोन, ये एक्स हार्मोन कौन से रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा? ए पर। तो ये जब जाके इससे बाइंड करेगा तो आपके इस सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। इस फिनोमिना को एक नाम देते हैं, अगर याद रखो थोड़ा सा, जो वर्ड है, एक फिनोमिना है जिसका नाम क्या होता है, क्या कहते हैं? सिग्नल ट्रांसडक्शन। आपके खास सेल के ऊपर जाकर ही, आपकी खास सेल के ऊपर जाकर ही वो हार्मोन काम करता है, क्योंकि मेम्ब्रेन के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स होते हैं और वो रिसेप्टर्स वहीं पे काम करते हैं। अच्छा एक बात बता बच्चों, सपोज आपके स्टमक में पेन हो रहा है, आपको सर में दर्द है, आपको स्टमक एक हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपने कोई मेडिसिन ली, और मेडिसिन लेने के बाद वो मेडिसिन का जो सॉल्ट है वो आपके ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है, और थोड़ी देर के अंदर वो दर्द खत्म हो गया। उस मेडिसिन के सॉल्ट को ये कैसे पता चला उसको कहां पर काम करना था? जो मेडिसिन आपने कंज्यूम करी, जो सॉल्ट आपने कंज्यूम किया, उस सॉल्ट को, उस मेडिसिन को ये कैसे पता चला कि उसको कहां पर काम करना था? मैंने अभी आपसे कहा, जो दवा बनाने वाली कंपनी होती है, दवा बनाने वाली जो कंपनी होती है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है, दवा बनाने से पहले उनको ये देखना पड़ता है कि वो दवा कौन से पर्टिकुलर ऑर्गन के अगेंस्ट बना रहे हैं। अगर स्टमक के अगेंस्ट बना रहे हैं, लिवर की कोई दवा है, इंटेस्टाइन की दवा है, ब्रेन की कोई दवा है, तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है उस मेम्ब्रेन पे ये रिसेप्टर्स का आकार कैसा है। जैसे आपने देखा होगा, एक लॉक को एक चाबी से खोला जा सकता है, एक स्पेसिफिक की से ही उसको ऑपरेट किया जा सकता है। बिल्कुल उसी तरह से मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं,
तो जो दवाई बनाने वाली कंपनीज होती हैं पहले इस बात का एनालिसिस करती हैं कि मेम्ब्रेन को, अगर स्टमक की कोई दवा है, लिवर की कोई दवा है, तो लिवर के ऊपर रिसेप्टर्स का आकार कैसा है उसके हिसाब से दवा का सॉल्ट डिजाइन किया जाएगा। समझ आ रही है बात? तो ताकि वो दवा, अब देखो तुमने वो दवा कंज्यूम करी, वो दवा आपके ब्लड में सर्कुलेट करेगी और सर्कुलेट करने के बाद जहां पर उसको क्या मिलेगा, जहां पर क्या मिलेगा उसको, उसके शेप के मुताबिक रिसेप्टर मिलेगा, वहां जाके वो वहां पे बाइंड कर जाएगी और बाइंड करने के बाद वहां पर असर शुरू हो जाएगा। समझ आ रही? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि कुछ आपकी बॉडी में एक जैसे रिसेप्टर्स आपके लिवर पे भी है, आपकी किडनी पे भी है, आपकी मसल्स पे भी है, आपकी इंटेस्टाइन में भी, तो कुछ रिसेप्टर्स हैं। तो जो दवा आपने कंज्यूम करी वो आपके स्टमक पे असर कर रही है, समझ आता है, लेकिन वो रिसेप्टर और जगह भी है, तो वो वहां पर भी करेगी जहां नहीं करना था, तो उससे क्या होगा, एक नाम से साइड इफेक्ट्स, कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट होने की वजह ये। समझ आ रही है बात? ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक फंक्शन क्या होगा बेटा, शेप देना, एक ट्रांसपोर्ट ऑस्मोसिस में, और एक बताया एब्जॉर्प्शन, एक बताया ट्रांसडक्शन, सिग्नल ट्रांसडक्शन। यहां तक बच्चों को समझ आ गया? एक और बात बताता हूं, सारे बच्चों को शायद पता हो, आप बच्चों को, बच्चों ये क्या है, ये नर्व सेल है जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। जैसे आपके घर में वायर्स बिछे हुए हैं, इलेक्ट्रिशियन ने आपके घर में वायरिंग की है, जब आप स्विच ऑन करते हो तो ये फैंस, ट्यूब्स, आपके सारे अप्लायंसेस वर्क करते हैं, क्योंकि घर बनते वक्त आपके घर में वायरिंग की गई है, इलेक्ट्रिशियन ने वायरिंग की, तो उन वायरस की वजह से करंट पूरे घर में दौड़ रहा है। इसी तरह से मेरे बच्चों, आपके जिस्म के अंदर बहुत सारे खुदा ने जो वायरिंग की है, वो उन जो छोटे छोटे वायर्स हैं वो किसके बने होते हैं, ये न्यूरॉन, नर्व सेल्स। ये नर्व सेल वो छोटे छोटे सेल्स हैं जिनको मिलकर, जिनको कंबाइन करके मोटी मोटी नर्व, यानी उसको समझ लो हमारी बॉडी के केबल्स, हमारी बॉडी के तार, हमारी बॉडी के वायर्स, जो छोटे छोटे किससे मिलके बने हैं, न्यूरॉन। तो ये जो न्यूरॉन्स है ना, ये जो न्यूरॉन जिसको नर्व सेल्स कहते हैं, बॉडी के सबसे लंबे सेल होते हैं जिनकी लेंथ 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होती है। और इसमें ना जब देखो न्यूरॉन्स में जब मैसेज आता है तो ये मैसेज करंट की फॉर्म में यहां पे सर्कुलेट होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की ये वाला जो पार्ट है ना न्यूरॉन का, इसका नाम क्या होता है, ये आगे क्या कहते हैं इसको, एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, एक्सॉन के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसके ऊपर चार्जेस जंप करके जाते हैं, जिससे मैसेज ट्रांसमिट होता है। इस मैसेज के मूव करने को कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों, नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स, मैसेज का ट्रांसमिट होना, मैसेज का कंडक्ट होना न्यूरॉन्स के अलाउंग, इसको क्या कहते हैं बेटा, नर्व इंपल्स। तो न्यूरॉन, ये न्यूरॉन के ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर चार्जेस मूव करते हैं, तो कभी कभार मेम्ब्रेन का काम कंडक्शन में भी है, कभी कभार मैसेज को ट्रांसफर करना भी है, मैसेज ट्रांसमिशन भी है। समझ आ रही है सब बच्चों को? क्लियर है यहां तक? ओके, यहां तक अभी मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस आप लोगों को समझ आ गया। अब हम एक और स्ट्रक्चर की तरफ आ रहे हैं, वो क्या है, सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन हम आपको बता चुके हैं, सेल वॉल आते हैं बेटा। सेल वॉल एक इंपॉर्टेंट आउटर कवरिंग है जो सेल के अंदर एनवेलप में मौजूद होती है। पहली बात बेटा देखो, सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती है, लेकिन हाँ बैक्टीरिया सेल में होती है, प्लांट सेल में भी होती है और फंगस में भी होती है। दोबारा सुनो, सेल वॉल एक आउटर बाउंड्री को कहते हैं, एक मजबूत बाउंड्री, एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो मेम्ब्रेन के बाहर होता है। ये बैक्टीरिया में होता है, बैक्टीरिया में होती है, प्लांट सेल में भी होती है और फंगस सेल में होती है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती है। आप देखो इधर, अगर मैं बात आपको बताऊं बेटा, ये देखो अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो बाहर ये क्या है,
सेल वॉल और अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। अच्छा, इसके अंदर कुछ जंक्शंस भी होते हैं। इसके अंदर जैसे अगर मैं ये दीवार के अंदर एक विंडो बना दूं, ये विंडो बना दूंगा तो बराबर वाले रूम के अंदर और इस रूम के अंदर कनेक्टिविटी, हम यहां से मटेरियल को बहुत सारी चीजें अदला बदली कर सकते हैं। इस रूम में लोगों के साथ कोई चीज हमें ट्रांसफर करनी है तो उसी विंडो के थ्रू दे सकते हैं। इसी तरह से प्लांट सेल के अंदर कुछ विंडोज होती हैं, कुछ जंक्शंस होते हैं जिसकी मदद से एक प्लांट सेल से मटेरियल दूसरे प्लांट सेल में ट्रांसफर हो सकता है। बच्चों, इन ओपनिंग्स को, इन जंक्शंस को एक नाम देते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। पहली बात मैंने आपको बताई कि सेल वॉल एक आउटर, एक मजबूत, एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल में पाया जाता है। कौन से सेल में? बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल और प्लांट सेल। हाँ, लेकिन तीनों में, हाँ बेटा बोलो। किसमें बेटा? वो देखो, ये जो सेल के अंदर फ्लूइड होता है, कई सारे फ्लूइड होते हैं, वो प्लांट सेल में, एक से प्लांट सेल से दूसरे प्लांट सेल में ट्रांसफर होती है, लेकिन शेप नहीं बदलेगा। तो शेप देने का काम किसका है? सेल वॉल। प्लांट सेल में, फंगल सेल में और बैक्टीरियल सेल में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है क्या? सेल वॉल। बात समझ आ गई हो? अच्छा, अब ये सेल वॉल मैंने कहा बैक्टीरियल सेल में होती है, फंगल सेल में होती है और लेकिन तीनों का कंपोजिशन अलग है। तीनों का कंपोजिशन अलग है। अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात बताऊं, प्रोकैरियोटिक सेल में बताया था किस चीज की बनी होती है सेल वॉल? किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। एक मॉलिक्यूल होता है पेप्टिडोग्लाइकेन। ये मटेरियल है किसका? बैक्टीरिया की सेल वॉल इस मटेरियल की बनी होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल इस मटेरियल की बनी होती है। ध्यान दो इधर, अगर आपको याद हो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर मैंने बना के दिखाया था आपको। इसके अंदर जो सेल वॉल, बैक्टीरिया का सबसे अहम स्ट्रक्चर उसकी सेल वॉल है। जब तक उसकी सेल वॉल सही सलामत है तब तक आप बैक्टीरिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको मालूम है बच्चों, आपने देखा होगा बहुत सारे जानवर अपने बच्चों को जबान से लिक करते हैं, चाटते हैं। टाइगर है, लायन है, गोट है, काव है, बफेलो है, ये सारे एनिमल अपने बच्चों को जबान से चाटते हैं टाइम टू टाइम। क्यों? उनके सलाइवा में, आपके सलाइवा में भी खुदा ने, अल्लाह ताला ने आपको एक एंजाइम दिया है जिसका नाम है लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम क्या करता है? बैक्टीरिया की वॉल को तोड़ देता है। बैक्टीरिया की सेल वॉल टूटे, अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल टूटेगी तो बैक्टीरिया मर जाएगा। बैक्टीरिया के जिंदा रहने के लिए सेल वॉल का होना निहायत जरूरी है। जब तक बैक्टीरिया की सेल वॉल सही सलामत है, बैक्टीरिया जिंदा रहेगा। इसीलिए बैक्टीरिया की उस सेल वॉल को बचाने के लिए बैक्टीरिया के पास बचाव के लिए कवच की तौर पर, शील्ड की तौर पर उसके अंदर एक और लेयर हो सकती है, कैप्सूल। एक और लेयर हो सकती है ग्लाइकोकैलिक्स, बाहर वाली एक और लेयर होती है। उसके बाहर भी एक और मेम्ब्रेन होती है। कुछ में दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम नेगेटिव में बचाव के लिए और लेयर्स होती हैं, लेकिन बस यहां तुम्हें ये याद रखो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल कौन से मटेरियल की बनी है? जी, बैक्टीरिया की सेल वॉल किस मटेरियल की बनी है? पेप्टिडोग्लाइकेन। अच्छा, और अगर प्लांट सेल पे आ जाओ, प्लांट सेल की वॉल बनी है किसकी? किसकी? सेलुलोज। अच्छा, सेलुलोज जानते हो क्या होता है बेटा? ग्लूकोज का एक पॉलीमर है। ग्लूकोज की एक लंबी चेन, ग्लूकोज की एक लंबी चेन जब बन जाए, वो पॉलीमर बन जाए। एक तो ग्लूकोज की चेन का नाम आपने सुना होगा, ये होता है क्या? स्टार्च। एक ग्लूकोज से बना हुआ एक मॉलिक्यूल, एक चेन है जिसका नाम स्टार्च है, और ग्लूकोज से ही बना हुआ ये मॉलिक्यूल है कौन सा? लेकिन फर्क ये है, दोनों के अरेंजमेंट में फर्क है। इसको तो आप डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं, आपके जिस्म के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो सकता। मैं आपको बताता हूं, गन्ने का जूस निकलता हुआ देखा? गन्ने का जूस निकलने के बाद निकलते आखिर में सूखा हुआ फाइबर बन जाता है। मशीन में से निकलते वो आखिर में फाइबर बन जाता है, बच जाता है। वो जो सूखा हुआ ड्राई फाइबर होता है, वो मेनली किस चीज का बना होता है? सेलुलोज। इसी तरह से
हमारी बॉडी के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन नहीं हो सकता। किसमें हो सकता है? बकरी में हो सकता है, गोट में हो सकता है, बफेलो में हो सकता है। काम घास फूस खाने वाले जितने भी हर्बीवोर एनिमल हैं उनकी बॉडी में इसका डाइजेशन हो सकता है। क्यों हो सकता है भाई? उसकी दो वजह है। जिन जानवरों के अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करें, उनके अंदर दो काम होने जरूरी है। पहली बात तो उनके अंदर कंपाउंड स्टमक होना चाहिए। कंपाउंड स्टमक, 4 चैम्बर्स वाला स्टमक। आपने देखा होगा बकरे का जो स्टमक निकलता है उसके अंदर कई सारे बड़ा सा स्टमक होता है, उसमें ल्यूमन होता है, ओबेसम होता है, एबोमेसम होता है, कई सारे चैम्बर्स होते हैं। बकरे में भी होते हैं और इसके अलावा भैंस में भी होते हैं और कैमल में भी होते हैं, एलिफेंट में भी होते हैं, हॉर्स में भी होते हैं, डंकी में भी होते हैं। जितने भी जानवर घास फूस प्लांट्स पेड़ पौधे खाने वाले हैं उनको नेचर ने 4 चैम्बर वाला बड़ा स्टमक दिया है। आपने देखा होगा बकरे के अंदर भी, गोट के अंदर भी और बफेलो के अंदर भी ये स्टमक दोनों साइड से बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। वो कंपाउंड स्टमक होता है। हमारे अंदर एक छोटा सा स्टमक दिया है, वो कंपाउंड स्टमक नहीं है। हमारे अंदर सेलुलोज का डाइजेशन नहीं हो सकता। दूसरी बात, एक एंजाइम है इसको डाइजेस्ट करने के लिए, हम सबके अंदर ये एंजाइम नहीं होता। कौन सा? सेलुलेज। सेलुलेज एक एंजाइम होता है जो एंजाइम घास फूस फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए होता है। तो इसलिए ये सेलुलोज आपके जिस्म के अंदर डाइजेस्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन खाना जरूरी है। क्या मतलब? आपके जिस्म में सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होती। आपने सुना होगा कई बार कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, डॉक्टर्स उनसे बोलते हैं आपको खाने में बहुत सारी सैलेड खानी चाहिए। जो सैलेड खाने के लिए बोलते हैं, आप सैलेड में प्याज भी लोगे और मूली के पत्ते भी लोगे और कई सारी चीजें होती हैं, तो उसमें होता है क्या? फाइबर। आपने देखा होगा आपकी अम्मी घर में जब मिक्सी में कोई चीज को पीसती हैं, अगर मान लो मैं मिक्सी में एक दाना, सिर्फ गेहूं का एक दाना डाल के उसको मशीन ऑन कर दूं तो क्या होगा? सिर्फ एक दाना, एक सिंगल ग्रेन उसमें डाल के उसको ऑन कर दूं तो क्या होगा? नहीं पिसेगा। तो उसको पीसने के लिए वो ज्यादा क्वांटिटी में, मिकदार में होना जरूरी है। इसी तरह से तुम्हारी जो आते हैं, हम सब की जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, उनके अंदर ये जो फाइबर होता है ना, ये खाने को आगे की तरफ मूव करने में मदद करता है, डाइजेशन में मदद करता है और हमारी आंतों को चिपकने नहीं देता। हमारी बॉडी में सेलुलोज डाइजेस्ट तो नहीं होता, फाइबर। एक वर्ड सुना है? रफेज। जो आप फाइबर खाते हो, आपने सुना होगा मल्टीग्रेन आटा। जो आटे के अंदर बहुत सारे लोग मल्टीग्रेन डलवा रहे हैं, उसके अंदर बेसिकली वो चाहते हैं ज्यादा फाइबर आ जाए। फाइबर होगा तो आपकी आंतों के अंदर वो आंतें कोलैप्स नहीं करेंगी, चिपकेगी नहीं, जिसकी वजह से खाना अच्छे से आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं होगी। समझ आ रही है बात? तो बेटा मैंने आपको अभी बताई सेल वॉल की बात। सेल वॉल क्या है? एक आउटर रिजिड स्ट्रक्चर है, मजबूत स्ट्रक्चर है, जो किसमें होता है? प्लांट सेल, फंगल सेल और बैक्टीरियल सेल। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें बताया बैक्टीरिया की सेल वॉल कौन से मटेरियल की बनी है? पेप्टिड और ग्लाइकेन, अभी जो बताया था। फंगस की सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज। और सॉरी, प्लांट सेल की सेल वॉल सेलुलोज की बनी है और फंगस की सेल वॉल इस मटेरियल की बनी होती है बेटा। यूजुअली किसकी बनी होती है बेटा? काइटिन। इसको बोलते हैं काइटिन। काइटिन की बनी होती है। फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। समझ आ रही है बात? काइटिन एक अलग मॉलिक्यूल है, पेप्टिडोग्लाइकेन एक अलग मॉलिक्यूल है और सेलुलोज एक अलग मॉलिक्यूल है। तो इससे सेल वॉल बनी होती है। ये सेल वॉल एक मजबूत स्ट्रक्चर होता है। आपको पता है फंगस, फफूंदी जानते हो? फफूंदी जो होती है, फंगस जो होता है, उसमें से स्पोर्स निकलते हैं। वो स्पोर्स जो निकलते हैं, जर्मिनेट होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, फैलते हैं। इसी काइटिन की वजह से ये स्पोर्स सालों तक पड़े हो सकते हैं। आपको मालूम है अक्सर जो लोकल लॉन्ड्रीज होती हैं, जहां पे लोग कपड़े धुलने के लिए, धोबी को कपड़े धुलने के लिए देते हैं, अक्सर वो कपड़े नापाक और गंदे, अनहाइजीनिक होते हैं। बताओ क्यों? जो लोकल लॉन्ड्रीज में और लोकल जो धोबी होते हैं, उनको जब कपड़े दिए जाते हैं तो वो अक्सर कपड़े धुलने के बाद
वो आपको साफ जरूर दिखेंगे लेकिन अनहाइजीनिक होते हैं। क्यों भाई? मान लो आपने उस लोकल लॉन्ड्री में अपने कपड़े वॉश करने के लिए दी और मैंने भी वहां दिए। मान लो मुझे फंगस की कोई बीमारी है, मेरी स्किन में कोई फंगल का इंफेक्शन लगा हुआ जिससे मेरी जिस्म में पूरी खुजली और इचिंग भी है, रैशेस भी हैं, मेरी बॉडी में फंगस फैला हुआ पूरी जिस्म पे, तो जाहिर है मेरे कपड़ों पे भी फंगस के स्पोर्स लगे होंगे। जब मैं कपड़े धुलने के लिए दूंगा तो वहां पर आपके कपड़े मेरे कपड़ों के साथ मिक्स कर दिए जाएंगे, तो मेरे कपड़ों पे जो स्पोर्स थे वो आपके कपड़ों के साथ चिपक गए और वो कपड़े धुलने के बाद आप जब पहनोगे उसको तो वो आपको नेकेड आई से नजर नहीं आएंगे। जब आप वो कपड़े पहनेंगे तो आपके जिस्म के मॉइस्चर के मिलने के बाद वो छोटे छोटे स्पोर आपके जिस्म पे भी जर्मिनेट होंगे और उसकी वजह से आपको भी वो इंफेक्शन लग सकता है। समझ आ गई बात? इसीलिए जो अच्छी लॉन्ड्रीज होती हैं, जो हॉस्पिटल के अंदर जो लॉन्ड्री होती है, उनके अंदर क्या होता है, बड़ा सा एक डिवाइस होता है ऑटोक्लेव, उसके अंदर कपड़ों को धोने से पहले स्टेरलाइज किया जाता है। कपड़ों जैसे आप कहते हैं ना हाथों को सैनिटाइज करते हो, इसी तरह से जितनी भी बेडशीट्स हॉस्पिटल में होती हैं, अस्पताल में जितने भी कपड़े जितनी भी चीजें होती हैं पेशेंट की, उनको दोबारा इस्तेमाल करने से पहले, धोने से पहले उनको क्या करते हैं, स्टेरलाइज कैसे करते हैं, प्रेशर कुकर की तरह एक बड़ा सा एक टैंक होता है, उसके अंदर डाल के उसमें स्टीम पास करते हैं। स्टीम पास करने से वो सारे जरासीम मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आप उसको धोने के लिए डाल सकते हो, अब उसमें इंफेक्शन नहीं होगा। लेकिन ये काम, ये प्रोटोकॉल यूजुअली फॉलो नहीं किया जाता। कहां पर? लोकल लॉन्ड्रीज। समझ आ रही है बात? तो बात ये बता रहा था, ये जो फंगस के जो स्पोर्स होते हैं, फंगस के जो स्पोर्स होते हैं सालों तक पड़े रह सकते हैं, सालों तक उनका कुछ नहीं बिगड़ता, बिकॉज ऑफ फंगस सेल में जो होता है काइटिन। समझ आ गई बात? अच्छा, दो प्लांट सेल के बीच में जो कनेक्शंस होते हैं, दो पौधों के बीच में, दो प्लांट सेल्स के बीच में, मैंने आपको कहा जो कनेक्शंस होते हैं जिससे एक सेल प्लांट सेल दूसरे प्लांट सेल में चीजों पास करता है, उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मा। बात समझ आ गई?